नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय में प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज बात करेंगे बैंकिंग प्रणाली की। एक्चुअल में क्या है, बैंकिंग प्रणाली काम कैसे करती है, बैंकिंग सेक्टर जो भी है वो होता क्या है, या आज का जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी या बॉन्ड ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी मार्केट काम कैसे करती है। एक्चुअल में क्या है, बैंकों की सिक्योरिटी, मेरे एक मित्र हैं उन्होंने ये पूछा था कि जो OUM है, जो ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए गवर्नमेंट अभी 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद रही है, उनसे शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या जैसे मैंने बोला था कि अभी गवर्नमेंट ने रेपो रेट में जो बदलाव किया है, गवर्नमेंट ने छूट की है, उससे पैसा कहीं ना कहीं कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट दी है गवर्नमेंट ने, उस पर कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो उससे कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसा RBI ने अभी बोला ही है कि भाई देखो, एक तो CRR के जरिए उन्होंने मार्केट में पैसा उतारा। अल्टीमेटली कभी भी GDP में स्लो डाउन कब होता है साथ ही, जब किसी भी कंपनी या फैक्ट्री या किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी मांग कम होने से होता क्या है कि फैक्ट्रियों के अंदर स्लो डाउन आ जाता है। जब कोई प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है, मांग क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो मिलने वाला ब्याज है ना, लोन है, वो महंगा हो गया है। उससे क्या है, थोड़ा सा आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मुद्दे पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना, उस चीज़ को मत अदरवाइज लेना कि वीडियो लंबी होगी। होता क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की मांग कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सपोज करो जो लोन अभी रेपो रेट दर 6% थी, वो बढ़ के हो गया 8%। लोगों को जो लोन था वो महंगा हो गया, महंगा हुआ, लोगों ने लोन देना कम कर दिया, तो उनके जो सामान खरीदने की मांग थी वो भी कम होगी। बोले यार हम खरीदते नहीं, अभी क्या है, महंगा चल रहा है लोन। तो वो कहीं ना कहीं GDP में देखेगा इसका इफ़ेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे प्रोडक्ट, तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ आएगा, कंपनियों पे आएगा। कंपनियों में स्लो डाउन आ जाएगी, लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी। तो आधे कुछ छटनी होगी ना, जब मांग ही नहीं है तो लोगों के ऑर्डर, उनकी नौकरियां जाने लगेंगी, तो उनकी EMI फेल होने लगेंगी। जिन लोगों ने कुछ कार वार बाइक वाइक खरीद रखी, वो अपनी EMI कोलैप्स करेंगे। बोले यार अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा आपके। दूसरा, कंपनियों के पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जिन कंपनी जो एक दूसरा B2B काम करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जो कंपनी एक फैक्ट्री को कोई माल बेचती है, उनके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। ऑर्डर कैंसिल क्यों हो जाएंगे, ऐसे मान लो कि अगर किसी कंपनी ने, कार बनाने वाली कंपनी ने सीएट कंपनी को ऑर्डर दे रखा था 1,000 टायर होगा, ठीक है, कि भाई हमारी इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी इस क्वार्टर में, तो आप एक काम करो, 1,000 टायर हमें बना कर देना। अब उस सीएट कंपनी ने एक थर्ड कंपनी को ऑर्डर दे रखा था रॉ मटेरियल का, जो टायर का रॉ मटेरियल देती है। अब उनने, चूँकि वहाँ मांग नहीं आ रही, तो उनकी जो 1,000 कार बनने का ऑर्डर था वो मंदा पड़ गया। उन्होंने बोला यार इस बार 400 कार बनाएंगे, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया सीएट कंपनी पे। बोले यार एक काम करो, अभी तुम टायर रहने देना, अभी हमारे पास में जो है उतने ही काफ़ी हैं। तो उसने, सीएट वाली ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसका, जो रॉ मटेरियल इनको बेचती थी। जाहिर सी बात है, जब तीनों की तीनों कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, तो प्रोडक्शन कम करने से क्या हुआ कि काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। उन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा जो आदमी ज़्यादा हैं भाई, क्योंकि 50% पर काम चल रहा है। अभी 50% पर काम चल रहा है, तो 50% लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा कि भाई अब छटनी कर दो, क्योंकि अभी प्रोडक्शन है नहीं, आप एक काम करो, घर चले जाओ। अब घर चले जाएंगे तो उनसे क्या होगा कि एक, किस लिए, केवल एक इफेक्ट से कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, उन्होंने माल नहीं कुछ खरीदा नहीं, तो मांग कम होगी। मांग कम होने से क्या हुआ, कंपनियों में प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने से क्या हुआ, एक दूसरे कंपनी को जो डिमांड देती थी वो कम होगी। उसके कम होने से क्या, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। बेरोजगार कर दिया, तो जो लोगों ने किसी ने अपना टीवी खरीद रखा, किसी ने मोबाइल खरीद रखा है, उन लोगों के कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब EMI कहाँ से भरें, वो अभी तुमको जीवन जहने के लिए जद्दोजहद है, तो वो इफेक्ट पड़ेगा बैंक पे। बैंकों के NPA बढ़ जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लिया वो पैसा रिवर्स नहीं कर पा रहे। अब ये एक मुद्दा हुआ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जिस मुद्दे पर था, पॉइंट पे, कि ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए जो गवर्नमेंट 40,000 की सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद रही है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ये समझो कि बैंकों का प्रणाली काम कैसे करती है। देखो, कोई भी बैंक है, वो बैंक क्या करता है, सपोज करो 100 कस्टमर है उसके पास में, उस 100 कस्टमरों ने उसके पास में 1-1 लाख रुपए की FD करी, ठीक है, तो उसके पास में आ जाएंगे 100 लाख रुपए।
और उन्होंने 100 लाख मतलब उसने 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, तो उसके पास उसको जब रिटर्न करना है तो 1,05,00,000 रुपये रिटर्न करना है। अब उसके पास में उसका रॉ मटेरियल है, वो बैंक का रॉ मटेरियल है, वो पैसा जो 100 बैंक आदमियों ने एफडी करी है। तो बैंक पैसे कैसे कमाता है? बैंक पैसे कमाता है साथियों, इसकी टोपी उसके सर करके। तो अब वो बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को किसी थर्ड व्यक्ति को लोन पे देगा, कि मान लो उसने दिया उसे 10% पे, कि भाई मैं साल का 10% लूँगा तुमसे। अब उनने 10% पे दिया, तो अब वो हमें तो देगा 5%, बैंक सामने वाले को जो लोन लेने आया उसको देगा वो 10%। एक्चुअल में जब हमें लोन दे, हमें वो एफडी करते हैं, तो हमें फिक्स डिपॉजिट प्राइस वो मिलता है, बॉन्ड, जिसको हम भाई कभी भी दिखा के बैंक को कि मेरी एफडी है, इसको ज़रा आप दे दो हमें। ऐसे ही जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं चढ़ा के देता है कि आपका ये लोन है, इतने रुपए का लोन है। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बैंक ने क्या किया, सपोज करो 1 साल बाद उन लोगों से पैसा लिया, कितना लिया, 1,10,00,000। उसमें से इन्हें कितना वापस किया, जो कस्टमरों का पैसा जमा था उसके पास, उसने कुछ किया 1,05,00,000 जमा। तो मतलब 5 लाख का शुद्ध प्रॉफिट हो गया बैंक को 100 कस्टमरों के ऊपर, उनका NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो डिफरेंट जो हुआ उनका। अब बैंक का इसमें रिस्क भी रहता है, कुछ लोन NPA भी होते हैं कि जिनको पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। अब बात समझते हैं कि बैंकों में RBI, इन बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। मतलब इस मुद्दे पे अगर ये देखें कि RBI का इसमें कहाँ रोल है, तो जब भी बैंकों को सुचारू रूप से काम करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो बैंक जाता है RBI के पास में। RBI इससे सेकंड प्रणाली है, मतलब बैंक से हमसे पैसे लिए और उन्होंने लोगों को दे दिए, लेकिन उसमें एक तरह से इनने पैसा जो कमाया वो इनके पास में, क्योंकि बड़े कस्टमर हैं, ज़्यादा पैसा हो गया। सपोज करो ये तो मैंने 5 लाख बताए, कस्टमर तो 1 करोड़ 2 करोड़ है, तो रुपए कितने हो गए, 5, 10, 50 करोड़। तो बैंक क्या कहता है, इस पैसे को मैं RBI को देता हूँ, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर बैंक ने हम लोगों को पैसा देने के लिए RBI से लिया है तो वो रेपो रेट से लेते हैं बैंक, कि 6% की रेपो रेट है। लेकिन अगर बैंक के पास में एडिशनल पैसा है तो वो RBI को देगा, और RBI उसे रिवर्स रेपो रेट के चलते 5.5% पे लेगी, ऐसा मान लो। अब RBI इतने पैसे का क्या करेगी, तो होता क्या है कि कुछ बैंक होते हैं खराब बैंक। खराब बैंक कोई किसी एक बैंक का उदाहरण नहीं देता, कुछ बैंकों के लोन NPA ज़्यादा हो जाते हैं। लोन NPA कैसे हो जाते हैं, जैसे यस बैंक है, या जैसे 1-2 बैंक का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे अभी तुम्हारा एक कोऑपरेटिव बैंक अभी हो गया, गड़बड़ सड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों का पैसा तो लिया, उस पैसे को लेने के बाद इन्होंने लोन दे दिया किसी को, और लोन दे दिया वो किसी खराब व्यक्ति को। उन लोगों ने वो पैसा वापस नहीं करा। वो पैसा नहीं वापस करा तो जिन लोगों की FD है उन्हें तो पैसा चाहिए ना, उन्हें थोड़ी इस चीज़ से मतलब है कि तुमने किसे दिया किसे नहीं दिया। तो ये जाते हैं फिर बैंक RBI के पास में, RBI से बोलते हैं कि हमें आप पैसा दे दो, और हम उस पैसे को, क्योंकि हमें अपना बैंक चलाना है, हमारा जो पैसा दिया था वो पैसा किसी कारणवश रिटर्न नहीं आ पा रहा, NPA हमारे बढ़ गए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जिन लोगों को हमने पैसा दिया वो पैसा हमारा रिवर्स नहीं आ पा रहा। इसलिए हुआ क्या कि हमारे जो NPA है वो बढ़ गए। NPA बढ़ने से हमें कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें पैसा दे दो। तो जो 1 लाख करोड़ रुपया RBI ने HDFC से लिया था, सपोज करो, वही 1 लाख करोड़ रुपये RBI ने यस बैंक को दे दिया। यस बैंक को क्या रेट पे दिया उसने, 6% पे, जो उसकी रेपो रेट है। उससे क्या परसेंट पे लिया था, उससे लिया था 5.5% पे। तो जो 5% का मार्जिन है, सीधी सीधी 50 करोड़ रुपए किसने कमा लिए, RBI ने कमा लिए। ठीक है, तो RBI भी कैसे पैसा कमाता है, इसकी टोपी उसके सर कर गए। भाई सीधी सीधी बात है, बैंकों की जो प्रणाली है ना साथियों, वो काम ऐसे ही करती है। जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो पैसा बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को लोन पे देता है, उससे होने वाले इंटरेस्ट से बैंक जो है वो कमाई करता है। सेम प्रणाली बैंकों के ऊपर जो बैंक बैठा RBI वो करता है, वो सभी बैंकों को मॉनिटर करता है। जिस बैंक में एडिशनल कैश है उससे वो पैसा लेता है, जैसे मान लो लोन नहीं देना जैसे किसी को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। और ये क्या है ना, बहुत ही, किसी को अगर लोन देते हैं तो उससे पहले उसकी बहुत अच्छे से जांच कर लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं, है ना। तो इनके पास में हमेशा पैसा सरप्लस रहता है, तो ये पैसा RBI को दे देते हैं कि भैया एक काम करो, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, आप हमें 5.5% का रिवर्स रेपो रेट दे देना। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तो उससे ये भी सेफ़ है भाई। 5.5% के हिसाब से इन्होंने सोचा कि यार RBI तो भागेगा नहीं, बैंकों का बैंक, इसलिए टेंशन फ्री है, अपन को कोई चिंता है नहीं। कुछ बैंक इसमें ऐसे भी हैं, जैसे अभी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है, जिन्होंने
ख़राब लोन दे दिए किसी ऐसे व्यक्ति को, नेता के या किसी मंत्री के दबाव में आके, जो पैसा रिटर्न नहीं आ पाया, जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, जैसे और एक दो हो सकते हैं, ये तो मैं नाम है याद तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे। तो ऐसे लोन दे दिए तो वे रिवर्स नहीं आ पा रहे, तो उनके पास में कैश नहीं है चलाने के लिए। बैंक चलेगा कैसे अब? और क्योंकि कैश ही नहीं है उनके पास, कैश नहीं है तो वो जाएंगे आरबीआई के पास में कि हमें पैसा दे दो। आरबीआई देगा हाउ ले लो। तो उससे क्या 1 लाख करोड़ रुपए सपोज करो इनने ए बैंक से लिया, क्या रेट में? 5.5% में आरबीआई ने, और बी बैंक को दिया उनने 1 लाख करोड़ रुपए क्या परसेंट में? 6% में, क्योंकि रेपो रेट तो 6% है। तो 50% का कौन मार्जिन ले लिया? आरबीआई ले लिया। सपोज करो उनने 50 करोड़ रुपया आरबीआई ने कमा लिया। अब ये तो मुद्दे की बात हुई। अब धीरे धीरे आऊँगा मैं, आप जिस पॉइंट को सोच रहे हो कि ये बात चल रही थी सिक्योरिटी बॉन्ड की, लेकिन ये बैंकिंग प्रणाली में पहुंच गए। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। आज सेम पैटर्न जैसा बैंक अपनाता है, सेम पैटर्न आरबीआई अपनाता है। बस बैंक क्या है कि कस्टमरों से डील करता है, आरबीआई जो है ना वो बैंकों से डील करता है। अब बैंक आरबीआई के ऊपर भी कोई तो होगा ना। आरबीआई के ऊपर है साथियों सरकार, वित्त मंत्रालय। देखो जो 1 रुपये का नोट है ना, वो 1 रुपये का नोट तो जो जारी करता है वो करता है तुम्हारा वित्त मंत्रालय, और जो उससे ऊपर के जो नोट है ना उसको जारी करता है तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो सरकार ने आरबीआई से बोले आरबीआई एक काम करो, वो गवर्नर को बुलाया, बोले तुम्हारे पास तो पैसा है? बोला हाँ पैसा तो बहुत है, कितना चाहिए? उनने बोला एक काम करो मुझे 10 लाख करोड़ रुपया दे दो। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बोल दिया कि हमें दे दो आप। तो उन्होंने बोला हाँ दे देते हैं, क्या आप क्या परसेंट दोगे? बोले हम आपको 6.5% देंगे, ऐसा मान लो एवरेज में हम आपको देंगे 6%, या तो 6 एवरेज में 6 पकड़ लो, पकड़ो एवरेज आ जाएगा। उनने बोला 10 लाख करोड़ रुपया दे दो सरकार ने, और हम आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। उन्होंने बोला हाँ ठीक है बढ़िया, सरकार का जाने वाली। लेकिन आरबीआई उस कंडीशन में सरकार से बोलता है कि भाई हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम आपसे क्या लेंगे? बोले मैं जुबान देता हूँ। उन्होंने जुबान नहीं, अभी इस बार बीजेपी की सरकार है, हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाए, मैं जुबान को कहाँ लिए फिरूंगा? अभी तुम मंत्री हो, अगली बार हो सकता है मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो जाए, कोई दूसरा मंत्री बन जाएगा। तो बोलो क्या? बोले एक शपथ पत्र जारी करो, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में एसटी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो एक शपथ पत्र जारी करती है सरकारें, चाहे सरकार बीजेपी की रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, चाहे सरकार किसी की रहे, मंत्री कोई भी रहे। अगर आरबीआई को किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई से लिए हैं, तो आरबीआई को पे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास आ गई? आरबीआई के पास में। ठीक है, उनने 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया सरकार को। अब सरकार उसे कहीं भी खर्च करे वो मुद्दा अलग हो गया। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास में रखी थी, जब इन बैंकों को पता चला कि यार ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आरबीआई ने सरकार से ली है, तो बैंक भी आरबीआई से क्या बोलते हैं कि भाई जो हमने आपको पैसा दिया है उसके अगेंस्ट में हमें कुछ दो। तो आरबीआई बोलता मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हें। तो बैंक बोलता है मैं लिख के नहीं चाहिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने सरकार से ली है ना, हमें वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दो। भाई सपोज करो तुमने 1 लाख करोड़ रुपए उन्हें दिए, 50,000 करोड़ रुपए तो मेरे हैं ना उसमें, तो आप एक काम करो 50,000 करोड़ रुपए की मुझे सिक्योरिटी दे दो, जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें सिक्योरिटी वापस कर दूंगा, मैं अपना पैसा ले लूँगा। ठीक है। उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा है यार। तुम तो बैंकों को क्या किया आरबीआई ने, जो सरकार से प्रमाण पत्र मिला हुआ था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वो उसने बैंक को टिका दी कि भाई एक काम करो ये तुम रख लो। अब बैंक ने क्या किया, वो 50,000 करोड़ जो आरबीआई के पास में बैंक का जमा है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास रखी है बैंक के पास में। तो बैंक निश्चिंत है, सरकार किसी की रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बैंक का पैसा सुरक्षित है। अब मुद्दा कहाँ आया? अब मुद्दा यहाँ आया, अगर आरबीआई का कभी दिमाग खनकता है, बोले इधर सुन एसबीआई, बोला हाँ सरकार, बोले एक काम कर 50,000 करोड़ रुपए लेके जा और मैं सिक्योरिटी मुझे वापस कर। ये हो रहा है जो मैं भी बोल रहा था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है 40,000 करोड़ रुपए की। तो अभी आरबीआई ने क्या कहा कि भाई जो बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या तुम्हारा कोटक बैंक, उनसे बोला भाई तुम एक काम करो, ये हमारे अपनी जो सिक्योरिटी आपने हमें दी थी, हमने जो आपको दे दी थी, चूँकि आपका पैसा आप आरबीआई के पास रखा था, अब ये पैसा आप लेके जाओ, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो।
अब आरबीआई किससे खरीद रही है? बैंकों से खरीद रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बैंकों के पास में पैसा बढ़ जाएगा। सपोज करो एसबीआई बैंक के पास में अगर 40,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है और पैसा कहाँ रखा है? वो आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने बोला भाई एक काम करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे वापस दे, ये अपना पैसा लेके जा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? बैंकों के पास में पैसा सरप्लस हो जाएगा। बैंकों में पैसा बढ़ जाएगा मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मतलब बैंक करेगा क्या उसका? भाई अभी तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रखी थी आरबीआई की और उस एवज में 5.5 या 6% का आरबीआई ब्याज भी देता था। अब उनने पैसा वापस कर दिया बैंकों को। किसने कर दिया? आरबीआई ने। और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी वो खरीद ली। कहाँ से खरीद ली? ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए। अब जब उनने ओपन मार्केट ऑप्शन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली तो जो 40,000 करोड़ रुपया जो था वो आ गया बैंकों में। अब बैंकों में आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहली बात तो रेट कट हुआ, उससे बैंकों में पैसा आया, लिक्विडिटी बढ़ गई। दूसरा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने खरीद ली ना बैंकों से, तो बैंकों में फिर पैसा आ गया। अब बैंक क्या करेगा? उस कंडीशन में बैंक बोलेगा भाई आप लोन ले लो, चूँकि उसके पास में लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ गई मतलब वो चाहेगा किसी भी कंडीशन में पैसा मार्केट में उतारा जाए, लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, क्योंकि बैंक को कमाई कहाँ से होती है? जब पब्लिक के पास में लोन के लिए पैसा रहता है। तो तुम लोन लेने जाओगे, वो कहेगा ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, तुम बोलोगे नहीं चाहिए, बोले सस्ते दर पे ले लो, बोले नहीं चाहिए, बोले एक काम करो 10% की जगह 8 पे ले लो, बोले नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोगों के हाथ में कंजप्शन के लिए पैसा आएगा, क्योंकि बैंक, हर आदमी चाहता है कि अगर बैंक के पास में 1 लाख करोड़ रुपए रखा है तो वो चाहेगा कि वो किसी भी रूप में उसे लोन के रूप में दे, क्योंकि वो लोन में जाएगा तो वो पैसा बना के लाएगा अपने आप। और जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो फिर से मांग बढ़ेगी। जब मान लो मेरे को 1 लाख रुपए मिल गए और ऐसा मानता हूँ 7% पे मिल गए, मतलब मुझे 1 साल बाद 1,07,000 वापस करने। तो जाहिर सी बात है मैं सीधा बोलूँगा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें पुताई करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया है। अरे यार इसकी एक काम करो, अपन यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनवा देते हैं। ये काम करो, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। एक काम करो, कार खरीद लेते हैं। एक काम करो यार, तुम बहुत दिन से गए नहीं, चलो अपन कहीं घूमने चलते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ? लोगों के पास में पैसा आ गया, लिक्विडिटी आ गई। उस कंडीशन में लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ गई। तो उसमें जब कंजप्शन बढ़ेगी, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो फिर से डिमांड बन जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रियों को अपनी 100% कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। 100% कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में होगा क्या कि कहीं जो एक तरह से स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा था ना, वो फिर से पहिया धड़ाधड़ चल पड़ेगा, जो अभी देखने के लिए मिल रहा है। भाई ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे। अब ऑर्डर कोई कंपनी का मालिक थोड़ी बैठ के बना देता है। कंपनी के अंदर 100, 200, 500, 1000 आदमी तो होते हैं, वही तो काम करते हैं। कंपनी का मालिक तो केवल टॉप के, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो तुम्हारा सीईओ हो गया, सीएमडी हो गया, मैनेजमेंट डायरेक्टर हो गया, 2-4 मतलब 8-10 लोग होते हैं टॉप लेवल पे। बाकी तो नीचे सुपरवाइजर, नीचे लेबर, उस तरह के ही तो वर्क काम करते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आरबीआई 40,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डाल रही है ना, उससे भी कंजप्शन बढ़ेगा। 1 लाख जो 12 लाख तक की करोड़ की छूट दी है कि यार 12 लाख तक का सब कुछ टैक्स माफ़ है, तो उससे क्या लोगों में पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो उससे भी मांग बढ़ेगी। आरबीआई ने जो रेपो रेट में बदलाव किया है उससे तुम्हारे होम लोन सस्ते हो जाएंगे, कार लोन सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई सस्ती हो जाएंगी जितनी भी हैं। उससे तुम्हारे पास एडिशनल सरप्लस पैसा बचेगा, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेट होगा। तो ऐसा एक साइकिल होता है। तो साथियों, बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा बाद में भी समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा लिक्विडिटी से फ़र्क पड़ने वाला है वो ये है कि महीना 2 महीने की बात है, उसके बाद सब सिस्टम में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैंकिंग प्रणाली को और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मुद्दे को समझ पाए होंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।